बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी ख़बरें, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा ख़बरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को मौसर और तवाना बना सकें और ये दूर तक जा सके। पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल रावलपिंडी से रखते हैं, जहां पर आज सहाफ़ियों की इमरान खान से बातचीत हुई है। बहुत सारे सवालात पूछे गए और उनके इमरान खान की तरफ से बड़े वाज़े दो टोक जवाबात दिए गए। पहला सवाल तो हस्बे तवक्को वही पूछा गया जो पिछले 2 दिन से एक पूरा बयानिया गढ़ा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, मेरी ज़ात के ख़िलाफ़, और वो था जो वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने मुजाहरा हुआ और उसको जियो टीवी और उसके पीछे ख्वाजा आपको याद होगा आसिफ का ट्वीट और उसके पीछे लौंडा लपाड़ा जी मंसूर अली ख़ान का एक पूरा वीलॉग, वो सब ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मुल्क दुश्मनी काम किया है या शहबाज गिल ने और फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ पर कोई नारेबाजी की है। यही सवाल आज इमरान खान से पूछा गया। 2 हिस्सों में सवाल पूछा गया। पहला सवाल ये पूछा गया कि शहबाज गिल और उनके साथियों ने IMF की बिल्डिंग के सामने वाशिंगटन DC में मुजाहरा किया है, तो क्या आपकी इसे ओनरशिप है या आप इस मुजाहरे को दुरुस्त समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मुजाहरा करना सबका हक है, मुजाहरा किया गया तो उसमें कौन सी बुरी बात है। ख़त भी हमने सिर्फ यही लिखा है और मुजाहरे में भी वहाँ हमारी यही डिमांड है कि लूटा हुआ मैंडेट जो है उसका फ़ैसला हो, डेमोक्रेसी हो, जो वोट चोरी किया गया उसका हिसाब हो। इतनी सी बात हम कर रहे हैं और तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि वहाँ पर जो फ़ौज के नारे लगे, आप क्या उनके हक़ में हैं? तो जैसा मैं भी आपको पिछले वीलॉग में बता चुका कि वहाँ पर PTI के जितने भी लोग थे उनमें से किसी ने भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना कभी नारे लगाए, ना हमारी ये पॉलिसी है, ना इमरान खान की ये पॉलिसी है। हम कभी भी अपने किसी इदारे भी, ये सिर्फ फ़ौज की बात नहीं, हमारे मुल्क का कोई भी इदारा है उसके ख़िलाफ़ हम नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि शख्सियात के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, इदारों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकते। मुल्क और मुल्क के इदारे जो हैं वो सभी की मलकियत होते हैं। कोई इदारा जितनी किसी और की मलकियत है उतना ही मेरा है। तो मैं किसी इदारे के ख़िलाफ़ और उस इदारे के होलिस्टिकली उसके अंदर इतने सारे लोग हर इदारे के अंदर काम करते हैं, मैं उन सब लोगों के ख़िलाफ़ कैसे नारेबाजी कर सकता हूँ? तो वहाँ पर मेरी ज़ात ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग भी थे उन्होंने मेरे सामने एटलीस्ट मेरी मौजूदगी, जितनी देर मैं वहाँ पर था, मेरी मौजूदगी में वहाँ पर उन्होंने ना पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी की और ना ही किसी और इदारे के ख़िलाफ़ की। तो इमरान खान साहब से आज ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं और बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी पॉलिसी है ही नहीं, ना चेयरमैन की तरफ से हमें कभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं और ना ही हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि हमने किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई नाराबाजी करनी है या कोई महाज खोलना। हम तो वहाँ पर सिर्फ एक एजेंडा लेकर गए थे और वो वन लाइनर एजेंडा था कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट लूटा गया है, अवाम की जो राय थी उसका एहतराम नहीं किया गया, इलेक्शन रिजल्ट बदले गए हैं और IMF ने क्योंकि इसकी श्योरिटी मांगी थी और दी थी तो अब वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन करे। वन लाइन ये एजेंडा था, ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ नारे मारने गए थे। हाँ, वहाँ पर बिल्कुल ट्रक फिर रहे थे, जो दोबारा से मैं फिर से एक दफ़ा पहले भी वाजे किया, दोबारा कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑर्गेनाइज़ नहीं किए थे। वो जो पाकिस्तान फ़र्स्ट ग्लोबल है, उन्होंने फ़र्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो एक यहाँ पर फोरम है, उन्होंने या शायद किसी और NGO ने उसको वहाँ पर जो पाकिस्तानियों का यहाँ कोई फोरम हो उन्होंने उसे फ़ंड किया हो या ऑर्गेनाइज़ किया हो, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में नहीं है, ना वो मेरे इल्म में है। उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की तस्वीर चल रही थी, इमरान खान की भी, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की भी, उसके ऊपर डिफरेंट तस्वीर चल रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑर्गेनाइज्ड, और ये पूरा प्रोटेस्ट भी ये डिफरेंट फोरम्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं वहाँ पर मौजूद था और मैं वहाँ पर गया और जिस तरह दूसरे सारे पाकिस्तानी गए ऐसे वैसे हम भी गए। तो आज इमरान खान ने एक तो इसके ऊपर दो टोक अपना जो रिस्पॉन्स था वो दिया, और जो चाहा जा रहा था, एक तो ये चाहा जा रहा था कि इमरान खान को गलत तरीके से सवाल पूछ के उनसे कोई गलत तरीके का जवाब ले लिया जाए, तो उन्होंने वाजे किया कि किसी नाराबाजी का मुझे इल्म नहीं है। हाँ, जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त किया गया और जिन भी दोस्तों ने वहाँ एहतजाज किया वो दुरुस्त किया। अच्छा जी, अगली इमरान खान साहब ने आज बात
बताई है कि जब वो अडयाला जेल में थे तो वहाँ सख्त ज़्यादती की गई, ज़मीन पर सुलाया गया, नंगी ज़मीन पर सुलाया गया, बग़ैर चटाई के तोड़ने की कोशिश की गई। हर मुमकिन जुल्म जो अटक जेल थी, अटक जेल में जब वो थे उसके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत सख्ती थी वहाँ पर। लेकिन इमरान खान अल्लाह का सब्र शुक्र करने वाले आदमी हैं, वो वक्त भी गुजर गया, ये भी गुजर रहा है। और उसके अलावा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बारे में उन्होंने जो सवाल पूछा सहाफ़ियों ने, उस पर उन्होंने यही जवाब दिया कि उन्हें लग रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत KP को पैसे ना दे और अली अमीन गंडापुर को हर सूरत कोशिश करनी चाहिए कि इनसे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए फ़ंड्स लें वक्त पर, ताकि वहाँ पर तरक्याती जितने भी काम हैं वो वक्त पर किए जा सकें। उसके बाद जो एक आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था, किसको नहीं करना चाहिए था, उस पर भी इमरान खान ने जो जवाब दिया, मेरा ख्याल उसके बाद अब बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाबरीन और वर्करों से ही गुजारिश है कि ये ख़त्म कर दें ये ब्लेम गेम कि जी ये किया तो गलत हो गया, ये किया तो गलत हो गया, ये किया। उसमें थोड़ी सी मुझे समझ आती है, जितने भी वकला रहनुमा हैं उनकी मजबूरी को भी आपको समझना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया के लोग हैं और दूसरे, वो कभी भी अदालतों के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, वो जस्टिस काजी साहब पर तनकीद नहीं कर सकते। और वो कभी भी, मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने जस्टिस काजी साहब पर थोड़ी तनकीद कर दी तो एक हमारी पार्टी के सीनियर वकील थे, उन्होंने इस चीज़ को माइंड किया क्योंकि वो उनके कुलीग हैं और इसमें मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो रोज़ सामने पेश होते हैं, उन्होंने रोज़ का उनका लेना देना है उनके साथ, उनके कुलीग्स हैं, दोस्तियां हैं, चैम्बर्स की दोस्तियां हैं, वकला पॉलिटिक्स है। इसलिए अब वकला का मसला ये कि जब वो बयानबाजी करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान काजी साहब ने रात के 11 बजे केस लगाया था। जी हाँ, वो अर्जेंटली सुना था केस, याद कीजिए। तो असल मसला ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से क्यों किया, बल्लेबाज से क्यों किया, शरानी साहब से क्यों नहीं किया, फलां से क्यों नहीं किया, ये नहीं है। इस सारी बीमारी की जड़ वो रात 11 बजे अर्जेंट लिस्ट में डाल के काजी साहब का केस सुनना हमारा, पहले तो बल्ले के निशान का, फिर बल्ला कानून के खिलाफ जाके छीनना, वो है असल वजह। और उसके बाद आप किससे मिलते, कैसे मिलते, नतीजा यही निकाला जाना था। आप किसी और पार्टी से पहले मिल जाते, उस पार्टी को बैन कर दिया जाता, बाद में मिल जाते, बल्लेबाज जो पार्टी थी उसमें तो कुछ नहीं था, उसको ही उठा लिया, उसको तशद्दुद करके उससे मर्जी का बयान ले लिया। इसी तरीके से आप शरानी साहब के साथ मिल जाते, यही नतीजा निकाला जाता, बहाना कोई और बना लिया जाता। आप किसी और के साथ मिल जाते, यही तरीका किया जाता। तो ये आपके अंदर डिवाइड डालने की कोशिश की जा रही है। वकला की मजबूरी ये है कि वो इधर उधर की और बहुत सारी बातें आपके सामने रख सकेंगे अदालतों के ऊपर, जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर वो कभी तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका ब्रेड एंड बटर भी है, रोज़ उन्होंने वहाँ जाना है, उनका ओढ़ना बचोना है। इसलिए वो कोई इधर को तीर चला देते हैं, हमारे दोस्त को इधर को चलाते हैं और आप भी पीछे चल पड़ते हैं। इस मौजू को छोड़िए। असल बात यह है कि पूरे का पूरा सिस्टम चौधरी निज़ामुद्दीन की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहा था और रात के 11-11 बजे अदालतों के अंदर ये कॉज लिस्ट के अंदर चीज़ें फ़िक्स करके हमसे गैर कानूनी तौर पर ये चीज़ें छीनी गई। अब अगर आप इस चक्कर में लग जाएंगे तो जो मेन मुद्दा है उससे आप हट जाएंगे। इस टाइम फोकस होना चाहिए इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का, वन, और दूसरा फोकस होना चाहिए धांधली से जो हमारी सीटें लूटी गई हैं उसको। और लीडरान को कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को बाहर निकालें, जलसा जुलूस हो, अवाम एहतजाज करे, ये हाथ पे हाथ रख के हमें नहीं बैठना चाहिए। मैं कोर कमेटी में भी ये आज कह चुका हूँ, बड़ा क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वहाँ पर भी अपने तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हमारे कुलीग्स हैं उनके सामने रखा है कि ये नैरेटिव जो चौधरी निज़ामुद्दीन चाहता है कि हमारे नैरेटिव में रिफ्ट पड़े, एक ये बात करे, एक ये करे, एक इसको कसूरवार ठहराए, एक उसको करे। कसूरवार अगर कोई है तो वो चौधरी निज़ामुद्दीन है और उसके बाद जस्टिस काजी फायजी साहब, बाकी कोई कसूरवार नहीं है। बाकी आप ऐसे ही इधर उधर की टामक टोलियां मार रहे हैं। असल ये दो हैं, अगर तो इफ़ यू कैन से दैट देन से इट। फिर जो असल बात है वो सिंपल ये है कि हमें इमरान खान को जेल से कैसे बाहर निकालना है और हमें अपना लूटा हुआ जो मैंडेट है उसके लिए आगे क्या करना है। जो पीछे हो गया, मैं ये नहीं कह रहा किसी से गलती नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी और कोताही भी हुई होगी, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, लेकिन असल जो बात है वो मैंने आपको बता दी कि जो हुई थी। अच्छा जी, अरसा का चेयरमैन तैनात हुआ है और उसके ऊपर नजम सेठी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी की है। उन्होंने बताया है कि अरसा का चेयरमैन लगाया शहबाज शरीफ साहब ने, और अरसा का चेयरमैन जब लगा दिया तो चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर उन्होंने लगाया तो पीपल्स पार्टी ने शोर डाल दिया, क्योंकि पानी का मसला सिंध पंजाब वो थोड़ी उसके अंदर थोड़ी डेलिकेसी है, तो उन्होंने कहा ये नहीं लग सकता, तो फिर उन्होंने वो रोक लिया। अब नजम सेठी साहब इस पर क्या कहते हैं, सुनिए ज़रा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो एक फ़ोन कॉल की मार है ना। किसकी?
रेड लाइन, रेड लाइन। अच्छा, तो जो उनको कहा गया अगर लगाएं, उन्होंने लगा दिया। तो मेरे ख्याल है उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि इरसा है क्या, इंडस रिवर रिवर सिस्टम अथॉरिटी। सिस्टम अथॉरिटी, और वो कब हुई और क्या उसके अंदर तब्दीली है, उसके पीछे क्या सोच है, और ये जो लगाया जा रहा है, इस क्यों लगाया जा रहा है, लगवाया जा रहा है जफर साहब को क्यों लगवाया जा रहा है। उनको तो बताया कि जी लगा दो, लगाता। जी, शहबाज साहब तो बड़े बिजी आदमी है ना, तो जब फ़ोन आता है वहाँ से तो वो ही डजंट कि जी क्यों कैसे, ना ना ना, कि जी वो पानी जो है, इतना भी क्या इस्टेब्लिशमेंट को फिक्र आ गया कि पानी सही जा रहा है या पानी सही नहीं जा रहा, किसको मिल रहा है या किसको नहीं मिल रहा। तो इस्टेब्लिशमेंट का ये लेट्स नाउ शैल वी से द मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज, उनके बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं एज यू नो। तो वो उनका क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर, बिकॉज ये तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद द मिलिट्री वाटर सप्लाईज। पहले पंजाब हुकूमत ने कोई 1 मिलियन 10 लाख एकड़ के करीब ज़मीन लीस आउट कर दिए टू ए मिलिट्री एंटरप्राइज, इसका नाम है फॉनग्रो, जो कि फौजी फाउंडेशन की एक सब्सिडरी है। उसके साथ तल्लुक़ है फौजी फाउंडेशन का, जो कि वेलफेयर, आर्मी वेलफेयर के साथ जिसका तल्लुक़ है फौजी फाउंडेशन का। ओके, तो अब बात आई कि फॉनग्रो को 1 मिलियन एकड़ ज़मीन पंजाब हुकूमत ने दी है चोलिस्तान के इलाके में और फोर्ट अब्बास के इलाके में। वो सारा डेजर्ट इलाका है, वहाँ कोई पानी वानी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आपने सुना होगा कि रिसेंटली बहुत इंटरेस्ट है कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर, कि जी जो डेजर्ट एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, उनको भी आबाद किया जाए और वहाँ भी प्रोडक्शन की जाए। तो उसमें मिलिट्री इज़ नाउ शोइंग इंटरेस्ट इन कमर्शियल फार्मिंग। उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर की है, सीड डेवलपमेंट के अंदर की है, बैंकिंग के अंदर हैं, वो शिपिंग में वो हैं, एयरलाइंस में वो हैं। तो ये भी एक एरिया था जहाँ कमर्शियल फार्मिंग, इस इलाके के अंदर कोई वो नहीं है, पानी वानी कोई नहीं है। अच्छा, तो एक ये भी था कि ये फीजिबल नहीं होगा जब तक वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। तो पानी पहुँचाने के लिए इरसा के ज़रिए कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सुन लिया कि नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि वजह क्या बनी, तो अब वजह उन्होंने खुद ही बता दी, हम कहेंगे तो फिर एतराज़ होता है। वो बता रहे हैं कि अब जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उनका इंटरेस्ट आ गया है ज़मीनों में भी। अब वो कह रहे हैं कि पहले DHA होता था या दूसरे बिजनेसेस तो होते थे, लेकिन अब वो ज़मीन के फार्मिंग में भी, कॉर्पोरेट फार्मिंग में भी आ गए हैं। और कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो साउथ पंजाब के ऊपर वाले बॉर्डर के करीब वाले बेल्ट, जो ऊपर बहावल नगर और उसके ऊपर जो इलाका है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो अब वो लीज़ पर लोगों को दे रहे हैं। और वहाँ पर पानी चाहिए होगा, पानी की तो किल्लत है, वहाँ पर पानी चाहिए होगा, तो उसके लिए अरसा का चेयरमैन जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस काम में भी आ गई है, बकौल मैं दोबारा कह रहा हूँ नजम सेठी साहब के, कुछ सुन मारना है तो आपने उनको मारना है, उनको भी नहीं मारना चाहिए, वो भी खबर दे रहे हैं, अजरा मजाक कह रहा हूँ कि ये तोप का गोला भी हमारी तरफ नहीं फेंकना, ये उनकी खबर है कि वो कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पहले ये तमाम बिजनेसेस करती थी, अब वो फार्मिंग में भी आ गए, ज़मीन में भी आ गए, वहाँ पर उस ज़मीन को जो वो लीज़ पे दे रहे हैं और वो अब ज़िम्मेदारा भी करना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ पानी की ज़रूरत होगी। और अरसा का चेयरमैन वो अपनी मर्ज़ी से लगवाएंगे। अब तो अरसा का चेयरमैन तो उन्हीं की मर्ज़ी से लगेगा। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि उसी नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी एग्री कर जाए, या फिर चौधरी निज़ामुद्दीन आप पे इतनी मेहरबानी कर देंगे कि आपको कोई नया नाम दे देंगे जो उनके लिए भी काबिल कबूल हो, आपके लिए भी हो। पानी तो आपको उनका पानी तो उनको देना ही पड़ेगा जो उन्हें वहाँ चाहिए, और उसके लिए अब उनकी आंख इस पर आ गई है, तो अब राधा को नाचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने अब अरसा की सीट को देख लिया तो ये अब कहीं और चली जाए। अच्छा जी, बाजी मरियम के जो काम हैं वो जारी हैं। उनकी आज की नई अक्सबंदी थी फिल्म की, नई शूटिंग थी, उसके अंदर वो सानिया आशिक, अल यासफ खोकर, मोहम्मद अल्ताफ़ और एक नामालूम कैमरामैन, जी हाँ ये तमाम कैमरामैन के नाम है। वो रिपोर्टर नहीं कहता होता, वो आपने देखा होगा कि वो रिपोर्टर जो रिपोर्ट करते हैं वो हमेशा रिपोर्ट के आखिर पर अपना नाम लेकर और साथ कहते हैं, साथी कैमरामैन का नाम भी लेके और फिर जगह बताते हैं, कराची से दुनिया न्यूज़ या बोल न्यूज़ या जियो न्यूज़ कराची। तो वही वाला काम है कि यहाँ पर कैमरामैन सानिया आशिक, अल यासफ खोखर,
और कैमरामैन मोहम्मद अल्ताफ़ और एक नामालूम कैमरामैन के साथ बाजी एक नामालूम मकाम से आज दोबारा शूटिंग करते पाई गई। कैमरामैन पीछे से बता रहा है, आप वीडियो में देख रहे हैं, कैमरामैन बाजी को बता रहा है कि आप बच्चे के सर पे हाथ रखें, तो बाजी बच्चे के सर पे हाथ रख देती है। फिर वो खातून बोल रही हैं तो बाजी उसको कहती हैं अब आप चुप कर जाएं, दूसरे को बोलने दें। मीन सिर्फ शूटिंग हो रही है, कोई बाजी को इससे इंटरेस्ट नहीं है कि वो खातून उनको क्या बता रही है। ना ही उस बाजी ने बाद में सैनिटाइज भी किया होना है वो हाथ जो एक गरीब के बच्चे को लगाया। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो शूटिंग हो रही है उसके लिए उस बच्चे के सर पर हाथ तब रखा जब पीछे से कैमरामैन ने कहा। तो बाजी को ये समझ नहीं है कि आजकल डिजिटल ज़माना है, कैमरा जो है ना ये आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है। ये आपके अंदर से गुजर के सब कुछ दिखा देता है। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत मोहतात करना चाहिए। ये दो धारी तलवार है, लेकिन बाजी मेरी को कौन समझाए। एक करेक्शन, मैंने ये कह दिया था पिछले दिनों कि पैथोलॉजी के अंदर बाजी शायद फ़ेल हो गई थी। वो मुझे बाद में पता चला कि वो चौथे साल में, मैं तो क्योंकि मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ से माजरत, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे मैसेज किया कि वो चौथे साल में शायद होता है। तो बाजी फिजियोलॉजी के अंदर फ़ेल हुई थी और वो जो प्रोफेसर साहबा थी, किसी दिन उनके ऊपर पूरा फ़ीचर करेंगे। बहुत ही सीनियर मोहतरम, बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेसर हैं जिन्होंने उन्हें फ़ेल किया था। बड़ा ज़ोर लगाया था मरियम बाजी और उनके वालिद ने उनसे पास करवाने का। उन्होंने कहा था नौकरी छोड़ दूंगी, पास नहीं करूंगी, फारिग कर दिया था बाजी मरियम को वहाँ से। तो ये सेकंड ईयर के अंदर फिजियोलॉजी के कोर्स के अंदर उन्होंने मेरा ख्याल इनको फेल किया था। अभी भी अगर मेरे से कमी कोताही हुई हो तो माजरत, क्योंकि दैट्स नॉट माई एरिया, आई नो नथिंग अबाउट मेडिसिन। अच्छा जी, असद तूर साहब की ज़मानत हुई है। असद तूर साहब को आखिरकार ज़मानत दी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है। हाई कोर्ट ने इनका केस गया था हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट के सामने केस असद तूर लेके गए थे कि उन्हें एफआईए ने नोटिस दिए हैं। हाई कोर्ट ने बुला लिया सबको कि हाँ जी आइए। साथ ही एफआईए ने एफआईआर दे के पुरानी डेट में असद तूर को उठा लिया। उसके बाद असद तूर एक अदालत से दूसरी अदालत पिछले 20-25 दिन से जेलों में है। आज हाई कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया कि क्योंकि एफआईआर पहले दर्ज हो गई थी, नोटिस बाद में दिए गए थे, इसलिए नोटिस को अदालत जो है वो कलअदम करार देती है। ये अदालत ने पूरी ईमानदारी नहीं की। अगर अदालत यहाँ पूरी ईमानदारी करती तो एफआईए को बुला के पूछती कि जब आपने एफआईआर दर्ज की हुई थी तो फिर आपने नोटिस क्यों दिए थे। वहीं से अदालत को इस सवाल का जवाब मिल जाता कि पहले नोटिस दिए थे, क्योंकि नोटिस को असद तूर ने अदालत में चैलेंज कर दिया था, इसलिए एफआईए ने बैक डेट में एफआईआर दे के उठा लिया था। तो अगर वाकई ईमानदारी से अदालत अपना पूरा काम करती और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब पीछे ना होते तो फिर एफआईआर भी कैंसिल करती है हाई कोर्ट कि ये आपने मेलाफाइड है आपका इसके अंदर कि आपने पहले नोटिस दिए और फिर जब आपने देखा कि हाई कोर्ट में चले गए, नोटिस दिए तो अब ख़राब हो जाने, ख़त्म हो जाना है, तो बैक डेट में खुद से एफआईआर दे के उठा लिया। लेकिन अदालत ने कहा बस काम चलाओ, आगे चलें। देखते हैं असद तूर को रिहा किया जाता है कि नहीं। रोपकार तो इशू हो गई है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद गज़ा में बमबारी रोकने की आई और उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने मुनाफ़कत की और अधूरी वीडियो जारी की। ये बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि ये बेहिसी की इंतहा है। इस हाउस का इसके ऊपर एक जॉइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए। जी ठीक है, मेरे ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर कि ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी जिस तरह 9 मई कर लिया गया ना, मुल्क की सलामती को भी सियासत में बेच दिया गया, इसी तरह ये गज़ा के मासूम बच्चों की भी जो बात है ना वो भी अपनी सियासत में बेचते हैं। तो बिलावल जरदारी साहब ने एक तो आधी वीडियो का ट्वीट किया, पूरी वीडियो नहीं दिखाई, जिसके अंदर सब ने यकजान होकर पूरी कैबिनेट ने, पूरी जो असम्बली थी उसने कहा कि बिल्कुल गज़ा में ये बमबारी बंद होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अधूरी वीडियो दिखा के ये झूठ बोलने की कोशिश की कि पीटीआई ने उसकी मुखालफत की। हुआ असल में ये है कि क्योंकि असम्बली को मजाक बनाया हुआ है, असम्बली को गरीब की जोरू सबकी भाभी बनाया हुआ है, तो असल में करते क्या हैं कि असम्बली के अंदर एक एक दिन में सात जो है वो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। 20-20 आपने देखा है कि असम्बलीज़ को ये कैसे चलाते हैं। 20-20 जो है वो वहाँ पर वो ये डिफरेंट कवानीन ऐसे ही या एक्ट्स जो हैं वो ऐसे ही पास करवाते हैं, एक के पीछे दूसरा, ना किसी को बात करने देते हैं ना बहस करने देते हैं। एक बंदा मुँह में गुनगुनाते हुए बस उसे पढ़ देता है और वो स्पीकर जल्दी से पूछता है ऑर्डिनेंस नंबर ये आपको कबूल है, तो उधर से अपोजिशन वाले तो क्योंकि उनको बताया होता है आपने नो ही करना है, क्योंकि होते इतने हैं ना
या तो असम्बली के अंदर आप लोगों को मौका देना। असम्बली का असल काम तो ये कि कवानीन को परखे, बात करे, देखे, बहस करे, अच्छाई और बुराई सामने आए, पब्लिक भी देखे, फिर उस पर वोटिंग हो। ये जल्दी जल्दी यस और नो पे उनको पास करवाते हैं। तो बहुत सारे कवानीन के दरमियान में ही इन्होंने गज़ा वाली बात भी ठोक दी। तो क्योंकि अपोजिशन नो कह रही थी, तो जैसे स्पीकर ने वो भी गुनगुनाते हुए पढ़ी गुनमुन से, लोगों को समझ नहीं आई, उन्होंने नो कह दी। जैसे ही लोगों को पता लगा कि ये गज़ा के बारे में है, तो उन्होंने कहा नहीं, दोबारा पेश करें। सारे असद कैसर साहब ने कहा इसे पेश करें, सारे इसको इकट्ठे हम जो है वो अप्रूव करेंगे। तो उसको इकट्ठे अप्रूव किया सब ने, क्योंकि गज़ा के ऊपर जो इमरान खान का स्टैंड है वो तो बिलावल साहब या उनके अब्बा जी या उनके किसी और बंदे का नहीं हो सकता ना। तो ये आज उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी उनकी दुर्गत बनी इस बात के ऊपर, लेकिन वो बाज नहीं आए। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब सेनेट के उम्मीदवार हैं। उनसे पूछा गया किस जमात के, उन्होंने कहा मैं सबका उम्मीदवार हूँ। मतलब जब चौधरी निज़ामुद्दीन के तो फिर सबके हैं। और शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मियां की तरफ से उम्मीदवार हूँ यहाँ सेनेट का। बहरहाल वो सबके हैं। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर मामलात क्या चल रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा जी, माँ की हुकूमत है और माँ की पुलिस ने रिजवान मुस्तफ़ा हमारे एक कैंडिडेट हैं गुजरांवाला से, उनको पकड़ लिया। ज़मानत थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया अदालत के सामने। माँ की हुकूमत है ना, ये पता नहीं कौन सी वाली माँ है जो ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन मैं ये मुनाफकत नहीं करूँगा, ये माँ बेचारी का कोई लेना देना नहीं है इस काम में। माँ तो एक्टिंग कर सकती, शूटिंग कर सकती, बोरी के ऊपर अब्बे का थोबड़ा मीन शक्ल लगा सकती हैं। ये पकड़ पकड़ाई सारी चौधरी निज़ामुद्दीन की। और जो लोग ये माँ के ऊपर डालते हैं वो बुनियादी तौर पर माज़रत के साथ मुनाफकत करते हैं। इसमें माँ का क्या लेना देना इस पकड़ पकड़ाई में। अच्छा जी, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज 15 मतलब कि जो कल गुज़रा 15 तारीख को वो अमेरिका के अंदर जो 15 तारीख थी उसमें इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की गई है। याद कीजिए कि ये दिन इमरान खान की काविशों से इस्लामोफोबिया के तदारक के लिए, उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के लिए इमरान खान ने इस दिन को मंसूब करवाया था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। अच्छा जी, ये थी आज की ख़बरें। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि मुल्क के अंदर जो इस टाइम हुकूमत चल रही है, वो आपने एक सर्कस सुनी होगी, लकी ईरानी सर्कस, आप देखते भी होंगे। तो अब हमें नहीं पता इसे लकी ईरानी सर्कस कहें, इसे लकी बेगानी सर्कस कहें, इसे क्या कहें। तो एक सर्कस चल रही है पूरी, जो सब कुछ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, हमज़ा, शहबाज, नवाज शरीफ, कोई आया वज़ीर आज़म बनने था, उसे आटे के ऊपर एक जो है वो मार्का बना के पेश कर दिया। अब हो सकता है नवाज शरीफ आटे की मिल लगा लें, क्योंकि उनकी शक्ल तो जो है वो पहचानी गई है, ब्रांड तो बनी गया। तो हो सकता है आटे की मिल ही जो है वो इस नाम से बाऊजी आटा के नाम से वो आटा ही लॉन्च कर दें जो हुआ। तो बहरहाल ये जो लकी ईरानी सर्कस है हुकूमत के नाम पर चल रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 50 रुपये फ़ी किलोमीटर के ऊपर बाजी दफ्तर पहुँच जाती हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर। वो कहता है कि मेरे पास तो घर ही नहीं है, तो किराए पे हूँ। वो उधर से जावेद लतीफ़ कहते हैं कि जनाब वाला नवाज शरीफ को तो बुला के उनके साथ ज़्यादती की गई है। और मीन तरह तरह के बयान हैं। इस सब के ऊपर आज का तज्जिया हमारा जो है हमारे पंजाबी वीलॉग में, वो देखिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।